नमस्कार, स्वागत है आपका जन गण 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन 11 सालों में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि मोदी जी के मंत्रिमंडल के अंदर उनके दो बड़े मंत्री दो अलग सुर में बात कर रहे हैं। और वो कब? जब डोनाल्ड ट्रंप के आगे मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। आज का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है व्यापार समझौते पर, वो इस चीज को पूरी तरह से उजागर करता है। लेकिन आज पीयूष गोयल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पीयूष गोयल से जब रूसी तेल की खरीद पर पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आप एस जयशंकर से पूछिए, जो कि विदेश मंत्री हैं। और विदेश मंत्री अभी जब वॉशिंगटन में थे अभी 3 दिन पहले, तो उन्होंने एएनआई से बातचीत में ये कहा कि मेरे पास ट्रेड डील के डिटेल्स नहीं है, आप पीयूष गोयल से पूछिए, क्योंकि उन्होंने ये सारा समझौता किया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा। इन 11 सालों में तो मुझे याद नहीं है कि मोदी के मंत्रिमंडल के अंदर दो बड़े मंत्री अलग अलग सुर में बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आज सवाल उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने बीजेपी के अंदर भगदड़ मचा दी है, क्योंकि अब लॉयल्टी मोदी जी के साथ नहीं है, बल्कि लॉयल्टी ट्रंप के साथ है। इसका आज राजनीतिक पहलू, उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनीष शर्मा है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कर दिया मोदी के कैबिनेट में, और ये तो मैं पहली बार ऐसा देख रही हूँ 11 सालों में कि दो मंत्रिमंडल के अंदर दो उनके बड़े मंत्री अलग अलग स्वर में बात कर रहे हैं। या तो डब्बा गोल है, किसी को कुछ पता नहीं है, सब कुछ मोदी के ऊपर उनके सिर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है, या तो एक बड़े तूफान का संकेत है ये बीजेपी के अंदर। नहीं, ये अभी ये जो पिछले बहुत दिनों से जो चीजें ढकी हुई थी, ये इस डील के बाद ये कह लीजिए कि कंप्लीट सरेंडर है। मतलब आप समझिए कि सरकार ही जो है, भारत की जो सरकार है, वो वाशिंगटन डीसी से संचालित हो रही है। ये बात इस डील के बाद एकदम क्लियर हो गया। ये जो जयशंकर नहीं बोल रहे हैं, पीयूष गोयल नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, और ट्रंप ने बिल्कुल जो संयुक्त बयान है वो कोई इस बार अभी कोई ट्रंप का कोई अलग से बयान नहीं है। एक ऐसा बयान है जिसपे भारत का भी समझौता है, मतलब भारत की भी सरकार की भी साइन है उस पे, और उस आधार पे बात है कि रसिया से आपको संबंध खत्म करना है, रसिया से आपका तेल का रिश्ता खत्म करना है। तो ये इस डील में ये जो आमतौर पे जब ट्रंप बोलते थे, वो तो अपने ट्रूथ पे बोलते थे कि हमने ये तय कर दिया, भारत ने मान लिया, मोदी जी ने मान लिया। अब जो ये समझौता आया है, ये समझौता तो संयुक्त बयान है। संयुक्त बयान के बाद भी आप देखिए कि मोदी जी तो नहीं बोल रहे हैं, जयशंकर जी भी नहीं बोल रहे हैं, पीयूष गोयल भी नहीं बोल रहे हैं, जबकि उस पर साइन है भारत सरकार का। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि यह भी आदेश है ट्रंप का कि रसिया पे नहीं बोलना है, मेरे बात को लागू करना है, मेरा जो आदेश है उसको लागू करना है, रसिया पे बोलना नहीं है। रसिया वाले सवाल पे आपको बस उस पे साइन कर देना, उसको जिस तरह से करना आपको उसको लागू करना है कि रसिया से तेल का संबंध, राजनीति, आर्थिक रिश्ता खत्म करना। ये बात एकदम इसमें क्लियर है। और यह भी आदेश है ट्रंप साहब का कि इस पे मोदी को भी नहीं बोलना है, इस पे जयशंकर जी को भी नहीं बोलना है, और इसमें पीयूष गोयल को भी नहीं बोलना है। मतलब आप समझ रही हैं, इसका मतलब ये है कि अब आने वाले समय में इस डील के बाद जनरली लोग जनरली वो एक मजबूत नेता के बतौर मोदी जी को देखा करते थे। उस पर सवाल पिछले 6 महीने से उठ रहे हैं कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है। उनकी चुप्पी को लोग ये समझते थे कि वो लास्ट में जवाब देंगे। मैंने उनके धैर्य की बात करते थे कि वो संयम के साथ डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों से निपट रहे हैं, लास्ट में जवाब देंगे। लेकिन लास्ट में भी जो ट्रंप बोल रहे थे वही सामने आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वाशिंगटन डीसी भारत की सरकार को कंट्रोल कर रही है, उसके मंत्रिमंडल को कंट्रोल कर रही है, उस पूरी सरकार को। एक तरह से आप अगर उस दूसरे रूप में देखिए तो अलग अलग देशों में जो रियासतें होती हैं, अलग अलग देशों में जो उपनिवेश होते हैं, एक तरह से भारत को अमेरिका ने अपने उपनिवेश में
बदल दिया है। वहां आप इसको अगर ध्यान से देखें तो वाशिंगटन डीसी से एक एक चीज पे डिटेल आती है, एक एक चीज पे आदेश आता है, एक एक चीज पे उनका चीजों को एकदम एक एक बार एक एक मामले में उनका हस्तक्षेप आता है और उस हिसाब से सरकार को उस पर चलना होता है। एक तरह से इस पूरे देश को फिर से जिस उपनिवेशवादी आंदोलन से लड़के, उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़के भारत एक आजादी हासिल किया और शीतकालीन युद्ध के दौर में जिस सरकार ने एक तीसरा रास्ता चुना, एक तीसरी दुनिया के देश को, और आज के दौर में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ को नेतृत्व करेगा भारत, वहां से पहुंचा दिया कि भारत जो है आज अमेरिकी उपनिवेश में फिर से ब्रिटिश उपनिवेश से के बजाय आज वो अमेरिकी उपनिवेश में उसको बदल दिया। और एक तरह से प्रधानमंत्री आप कह लीजिए कि वो ब्रिटिशर्स जो सरकार है उसके एक मामूली गवर्नर के बतौर ही काम कर रहे हैं। उनका मंत्रिमंडल उस गवर्नर की कैबिनेट के बतौर काम कर रही है और उसको ट्रंप साहब जो आदेश देंगे, जो उस हिसाब से चलाएंगे, उस हिसाब से सरकार को चलना है। तो ट्रंप साहब ने आदेश दे दिया है, रसिया से खत्म करो, दुनिया भर से व्यापार खत्म करो, अमेरिका का $500 बिलियन का व्यापार करो, हम जो माल भेजे उस पर जीरो लगाओ, वो खेती हो चाहे उद्योग हो, और तुम जो भेजोगे उस पर मैं 18% लगाऊंगा। फिर उन्होंने ये भी तय कर दिया कि आप किससे रिश्ता रखेंगे, किससे रिश्ता नहीं रखेंगे। पहले जब ईरान से भारत ने रिश्ता खत्म किया तो लोगों ने सोचा कि ये नॉर्मल बात है, ठीक है, ईरान को लेकर के बहुत सारा नकारात्मकता थी। अब वो रसिया को लेकर के बोल रहे हैं कि उससे खत्म करो। पहले उन्होंने बोला वेनेजुएला से तेल लेना बंद करो। आप ध्यान दीजिए, उसके पहले आप वेनेजुएला पे कब्जा करने से पहले, उनके राष्ट्रपति को अमेरिका उठा के लाने से पहले भारत का वेनेजुएला से तेल का संबंध था। तो ट्रंप ने उस समय उस पर बोला, अब बोला कि नहीं, अभी उससे उस समय बोला बंद कर दो, भारत ने बंद कर दिया। अब ट्रंप साहब ने बोल दिया कि उसका तेल खरीदना होगा तुमको, और तेल हमसे खरीदना होगा। और हथियार में तुम जो राफेल से तेल खरीदते थे, राफेल जो सौदा कर रहे थे, उससे नाराज थे ट्रंप साहब। अब उन्होंने कहा कि अमेरिका से हथियार खरीदो, अमेरिका से एयरक्राफ्ट खरीदो, विमान खरीदो, उसके पार्ट्स खरीदो। तो आप समझ रही हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई हमारी सरकार का मंत्रिमंडल तय करता है, सरकार तय करती है अपने देश के बारे में, हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में। इस पूरे डील के बाद इससे एक बात साफ हो गई है कि अमेरिकी मंत्रिमंडल तय करेगा कि भारत को क्या करना है, क्या नहीं करना है, भारत को किसके साथ संबंध रखना है, किसके साथ संबंध नहीं रखना है, किससे व्यापार करना है, किससे व्यापार नहीं करना है। भारत की विदेश नीति, उसकी रणनीतिक जो स्वायत्तता, उसकी संप्रभुता है, ये अब इसको कह लीजिए, इसका सेंटर पॉइंट वाशिंगटन डीसी है। वहां से ये तय होगा कि आने वाले समय में भारत किस दिशा में बढ़ेगा, भारत को क्या करना होगा। इसका मतलब एक और भी है कि एक बात, ये चीज और भी है, आपने कहा कि अब भारत किस दिशा में चलेगा ये वॉशिंगटन डीसी तय करेगा। तो बीजेपी के अंदर क्या होगा? क्योंकि आज हमने देखा कि अब लॉयल्टी, ऐसा लग रहा था कि दोनों मंत्रियों की लॉयल्टी अलग अलग हो गई है। एस जयशंकर की लॉयल्टी शायद ट्रंप के साथ है, या फिर पीयूष गोयल की मोदी जी के साथ है। पूरा कैबिनेट विभाजित लग रहा है इस चीज को लेकर। तो बीजेपी के अंदर इसका असर क्या होगा? क्योंकि बीजेपी के अंदर तो अब ऐसा लग रहा है कि उनको समझ ही में नहीं आएगा कि क्या बोले, हम क्या करें। और जो बीजेपी के नेता 56 इंच की छाती पर इतना ज्यादा गर्व करते थे और बड़बोलेपन में कुछ भी बोल देते थे, अब इस पूरे घटनाक्रम का बीजेपी के अंदर क्या असर होने वाला है आने वाले दिनों में और आने वाले महीनों में? ये तो 2024 के बाद ही जो ये संकट शुरू हो गया था, जब अयोध्या हार गई बीजेपी और हिंदुत्व का गढ़ हार गई बीजेपी। उत्तर प्रदेश जो हिंदुत्व का गढ़ था वो संकट में पड़ गई, और उसके बाद ये मैसेज चला गया कि हिंदुत्व की राजनीति संकट में पड़ गई, हिंदुत्व के जरिए राजनीति नहीं की जा सकती है। उसी समय एक बात इशारे में चली गई थी, मोदी ब्रांड जो है अब डाउन हो गया है। तो ये उसी समय बीजेपी के अंदर ही ये संकट अब आ गया। माने बीजेपी के अंदर एक ऑलरेडी एक समझ है कि भाजपा की राजनीति तो पहले संकट में थी, मोदी ब्रांड तक बचा रहेगा तभी तक हम बचे रहेंगे। तो अब उसमें यह है कि ट्रंप ने एक बात और क्लियर कर दी कि अब मोदी इरा
अपने समाप्ति की तरफ जाने वाला है। तो जो ही आप देखिएगा कि बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर भी मोदी का जो उसका जो दमनात्मक रवैया था भाजपा के अंदर और सबको दबा के रखने का था, अपनी लोकप्रियता के बल पे, मोदी ब्रांड के बल पे, हिंदुत्व की राजनीति के बल पे, राष्ट्रवाद के की अपनी छवि के बल पे, और आप समझ लीजिए कि उस कुल मिला के भारत में एक हिंदू राष्ट्र बनाने के बल पे, वो सारी चीजें अभी तो डैमेज हो गई ना। ट्रंप ने उस राष्ट्रवाद वाला पोल भी खोल दिया, अभी नरवणे वाला मामला, चाइना वाला भी मामला खोल दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो सबसे लंबे समय से बीजेपी के अंदर जो दबे हुए लोग थे, जो समय का इंतजार कर रहे थे, हमको लगता है उस समय आ गया है। वो जो समय का इंतजार कर रहे थे कि मोदी इरा कब कमजोर हो, उस समय अटैक किया जाए। तो मेरा ये मानना कि आने वाले समय में भाजपा के अंदर, आरएसएस के अंदर, आरएसएस की तरफ से दबाव, हमला मोदी पे बढ़ेगा, बीजेपी के अंदर के नेताओं का हमला बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल आरएसएस और बीजेपी की पॉलिटिक्स में बिखराव बढ़ेगा, बिखराव और ज्यादा बढ़ेगा। और ये संसद में हमने देखा, संसद के दौरान जब वो भाषण दे रहे थे, विपक्ष तो नहीं था, पक्ष का कभी बड़ा हिस्सा वहां नहीं था, और पक्ष के अंदर भी आप देखिएगा कि वो उत्साह उस भाषण के दौरान, राज्यसभा के अंदर मैं बोल रहा हूं, वहां आपको नहीं दिखा। मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में अब ये इस मोदी ब्रांड पे बाहर से खाली अटैक नहीं होगा, माने विपक्ष की तरफ से खाली अटैक नहीं होगा, ट्रंप की तरफ से खाली अटैक नहीं होगा, ये हमला अब बीजेपी के, आरएसएस के अंदर से भी अब मोदी ब्रांड पे अटैक कई गुना बढ़ने जा रहा है। आपने कहा कि 2024 का जब चुनाव बीजेपी हारी थी, ये तब से इसके मोदी ब्रांड के कमजोर होने के लक्षण दिख रहे थे, लेकिन आज जो हमने देखा कि मोदी जी के कैबिनेट के दो बड़े मंत्री अगर दो अलग स्वर में बात कर रहे हैं, और ये वाकई में चौंकाने वाला था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई इतना खालीपन कभी भी बीजेपी के मंत्रिमंडल में नहीं दिखा। मोदी जी के लिए तो हम लोग पिछले 8-9 महीनों से डिस्कस कर ही रहे हैं कि वो ट्रंप के हवाले हो चुके हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, बिल्कुल देश को बेच डाला है, ये तो कई बार हम लोग बोल चुके हैं। लेकिन क्योंकि क्या ये चिंता वाला विषय नहीं है जो इसका घटनाक्रम का असर हमें क्या मंत्रिमंडल पर दिख रहा है, या फिर अब आने वाले दिनों में या महीनों में बीजेपी जो स्टेट लेवल पर चल रही है उस पर भी इसका असर दिखेगा? नहीं, ये मंत्री फ्री हो गए हैं, उनको एक बात समझ में आ गई है, ये उनका मंत्रिमंडल फ्री हुआ है पहली बार। उनको लग रहा है कि हमारे बॉस जो है ट्रंप है, मोदी की जो हैसियत है वो जैसे आमतौर पे जो लॉयल्टी वाला जो मामला होता है, अपने बॉस के प्रति लॉयल्टी वाला, तो मोदी के बॉस ट्रंप हो गए हैं, तो अब वो मंत्रिमंडल की लॉयल्टी मोदी से शिफ्ट हो गई है, वो ट्रंप की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो जाहिर सी बात है मंत्रिमंडल अब मोदी के एंगल से बहुत बात नहीं कर रहा है, ट्रंप के एंगल से बात करेगा। ये बात अब एकदम क्लियर हो गई। मैं कह रहा हूं कि पार्टी ही फ्री नहीं हुई है, आरएसएस ही फ्री नहीं होगा, विपक्ष ही अटैक खाली नहीं करेगा। ये जो मंत्रिमंडल जो यस सर वाला जो मंत्रिमंडल था, क्योंकि उसको यस सर ही सिखाया गया था, तो अब उसको लग गया है कि बॉस हमारा असली बॉस तो ट्रंप है। तो ये जो यस सर वाला है वो शिफ्ट हो गया मोदी से ट्रंप की तरफ, माने भारत सरकार का मंत्रिमंडल भी ट्रंप की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये इसको आप यहां से देखिए ना कि अब केवल विपक्ष या आरएसएस या बीजेपी के अंदर ही नहीं, वहां भी मंत्रिमंडल के अंदर भी वहां भी शिफ्टिंग हो गई। इतना अलगाव कभी मोदी ने हमारी समझ से किसी दौर में, ये पूरे दौर में इतना अलगाव में मोदी आमतौर पे नहीं रहे होंगे। ये वो दौर चल रहा है और हमको लगता है कि ये मोदी ईरा खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। नहीं, ये आपने सही कहा। आपने कहा कि मोदी के युग का अब अंत कर दिया है एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन अब किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने आप को बचाएंगे, किस तरीके से चौकन्ना रहेंगे, उनका अगला पड़ाव अब क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा मैं क्यूरियस हूं जानने में, क्योंकि अब तो मोदी जी तो पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के अंदर अब अगला पड़ाव क्या होगा? आपको लगता है कि अब बैठकें चोरी चुपके अब ये बैठकें शुरू हो जाएंगी? ये आप इसका पहला पड़ाव 27 से पहले देखेंगी, 27 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखेंगे आप, पहला पड़ाव होगा जहां ये जो लाइटी वाले जो लोग थे,
जो मोदी के लोकप्रियता से डरे हुए थे, बीजेपी के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, जो मोदी के लोकप्रियता से डरे हुए थे, जो मोदी के एक ब्रांड मोदी से डरे हुए थे, मोदी के वैश्विक उसकी जो छवि से बने हुए थे, जो खास करके अडानी को लेकर के डरे हुए थे। जैसे अडानी को भी ट्रंप ने कंट्रोल कर लिया, वहां भी अब मोदी का नहीं मामला है। अगर आप ध्यान दें, मोदी का जो पूरा जो वो जो छवि क्रिएट की गई थी, उसमें अडानी ब्रांड का बहुत बड़ा रोल था। अडानी को ट्रंप ने कंट्रोल कर लिया। अगर आप ध्यान दीजिए, अडानी का कंट्रोल केवल मोदी पे नहीं था, बल्कि पूरी भाजपा पे था। यहां तक कि बहुत सारे भाजपा से बाहर के नेताओं पे भी था। तो अडानी को भी ट्रंप ने कंट्रोल कर लिया। अडानी एकदम सरेंडर वाली मुद्रा में है। मोदी को ट्रंप ने कंट्रोल कर लिया। सर, अब दो मोर्चे थे, एक राजनीतिक लोकप्रियता थी और एक अडानी आर्थिक लोकप्रियता थी। तो अब ये दोनों मोर्चे को ट्रंप ने एक तरह से कैच कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो ये जितने बीजेपी के अंदर के लोग हैं वो फ्री हो गए। इसका आपको सबसे ज्यादा आपको दिखेगा 27 के चुनाव में। हिंदुत्व के गढ़ जो ढहा था 24 में, 27 में इसको आपको अभी यहां दिखेगा। जितने ऐसे लोग थे जो तड़फड़ा रहे थे बाहर मोदी से मुक्त होने के लिए, उनके पास ये सबसे बड़ा मौका 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा और उसका ये सेमीफाइनल होगा और फाइनल होगा 2029 का चुनाव उससे पहले। ये दो सेमीफाइनल और फाइनल आप के दौर में आप देखेंगी कि बीजेपी के अंदर टकराव की अपनी चरम सीमा, अंदर ही टकराव की अपनी चरम सीमा, आरएसएस बनाम बीजेपी के अंदर टकराव की अपनी चरम सीमा आप देखेंगे। क्योंकि दो बड़े दबाव थे, मोदी का और अडानी का, जिसको ट्रंप ने कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अदानी को और मोदी को तो डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल कर लिया और अब इसकी वजह से जो बीजेपी के कैबिनेट के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो अब मोदी की चंगुल से बाहर हो गए। लेकिन आपको लगता है कि अब स्थिति जो अगले 2 साल में बनेगी, जो आपने 27 और 29 का जिक्र किया, तो यानी कि अब विपक्ष को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और अपने आप ही बीजेपी अब टूटेगी और अपने आप ही उसने हार की स्क्रिप्ट भी लिख ली है? नहीं, उसमें खतरा है, उसमें खतरा है। बीजेपी के अंदर अगर ये विपक्ष अगर अपने वैकल्पिक राजनीति को खड़ा नहीं करेगा, अगर वो खुद को एक कह लीजिए कि सेंटर में नहीं लाएगा, अगर कोई बड़ी लकीर राजनीति में बड़ी लकीर खींचने की कोशिश नहीं करेगा, तो बीजेपी के अंदर ही कोई नया नेता खड़ा हो जाएगा। इस बात को भी हम लोगों को समझना चाहिए। ये बात अगर विपक्ष को इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। विपक्ष को अपनी पहलकदमियों के जरिए बीजेपी के अंदर के अंतर्विरोध और बढ़े, आरएसएस के अंदर अंतर्विरोध और बढ़े, ये अंतर्विरोध बढ़े, इसकी एकमात्र और जरूरी शर्त यह है कि विपक्ष अपनी पहलकदमियों को 1000 गुना देश के पक्ष में, देश की राजनीति के पक्ष में, देश की संप्रभुता के पक्ष में, देश की वैश्विक जो है उसकी जो पहचान के पक्ष में, उसकी रणनीतिक स्वायत्तता के पक्ष में विपक्ष को अपने पहलकदमियों को 1000 गुना बढ़ाना होगा। नहीं तो उसमें एक और खतरा है। आरएसएस जैसा संगठन है और वो संगठन कोई नया नेता जो है मोदी इरा के बाद का नेता भी खड़ा कर सकता है। हिंदुत्व की राजनीति और राष्ट्रवाद के ड्रामेटिक राजनीति कोई और के माध्यम से भी खड़ा हो सकता है। तो सिर्फ इस पे नहीं छोड़ा जा सकता। इस अंतर्विरोध, ये अंदर का अंतर्विरोध चलेगा, लेकिन इस अंतर्विरोध को अपने अगर परिणाम तक पहुंचाना है तो विपक्ष को अपनी पहलकदमियों में 100 गुना 1000 गुना वृद्धि करनी होगी। चलिए, काफी रोचक सी स्थिति हो गई है, लेकिन सवाल वही है कि अब ट्रंप ने जो किया सो किया मोदी जी के साथ, लेकिन अब पूरी देश की राजनीति को भी तितर बितर कर दिया है और खासकर बीजेपी की राजनीति को किस तरह से तितर बितर किया है, ये उसका आज एक हमें संकेत मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।